नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स ग्रुप डी के कंप्लीट सिलेबस की क्लास। आप ध्यान से देखना, ये हमारा आपके सामने थंबनेल है। अगर मैं अगली स्लाइड पर चलूं तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जो क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में पहले आ चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको क्लास मिलने वाली है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा नंबर सिस्टम, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर उसके हिसाब से बोर्ड मास है ना, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ऐसे करके हमारी क्लास चलती रहेगी। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है वो कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है। ये आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, तो कोई भी इसको आपको ऑप्शन से ही करना है। कोई भी संख्या ऐसी उठाओ, जैसे इसमें मैं ले लेता हूँ 198 है ना। तो अगर किसी संख्या में 9 का भाग जाता है ना, तो उस संख्या के अंकों के जोड़ में भी 9 का भाग जाता है। तो आप जोड़ के देखो, तो 8 और 1 9 और 9 18। मैंने जब इसके अंकों का जोड़ किया तो इसके अंकों का जोड़ कितना हो गया 18। अगर इस 18 में 9 का भाग चला जाए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 9 से। तो 9 का भाग तो चला गया। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर उस जोड़ में 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होती है 9 से। अब इसके बाद हमारे पास संख्या है 198। अब इसमें 11 का नियम क्या कहता है, इसमें कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में घटाओ। तो मैं क्या करूंगा, 8 में 0 जोड़ा, फिर 8 में 1 जोड़ा, तो कितना आ गया, 8 में 0 जोड़ा 8, 8 और 1 9, माइनस 9 में 0 जोड़ा तो 9, 9 में से 9 गया 0। अगर सम स्थानों के अंकों का योग करने पर और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। 11 का गुणज मतलब 11 22 33 55 कुछ भी आ जाए, तो संख्या किससे विभाजित होती है 11 से। तो ये संख्या 11 से भी विभाजित हो रही है, क्योंकि 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 198। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है ना। ये एनटीपीसी स्टेज 2 में आया था। तो कोई भी संख्या जब 9 से विभाजित होती है तो उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाता है। तो ध्यान से देखना, 4 और 9 13 और 1 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, 9 दूनी 18, 7 7 14, 8 22, 3 25 और 2 27, 27 में 9 का भाग जाएगा, 9 3 27, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 5 3 8 2 10, 5 15 3 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, 9 दूनी 18, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जब इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। जोड़कर देख लो, 4 5 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 में तो 9 का भाग जाता नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो जो संख्या 8 से विभाजित होती है उसके आखिरी के 3 अंकों में, जैसे 792 है, आखिरी के 3 अंक 412, आखिरी के 3 अंक 112, आखिरी के 3 अंक 552। अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो 8 नाम 72, कितना बचा 7 है ना, 8 नाम 72 भाग जाएगा। 8 पंचे 40 बचा 1, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा है ना। 8 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौको 32, 8 छिंग 48 बचा 7, 8 नाम 72, इन 3 संख्याओं में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग ना जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगला सवाल क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या क्या है 504 x 5 y 3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान होगा। तो हमारी संख्या क्या है 504 x 5 y 3। तो मैंने इसमें 11 का नियम क्या बताया था, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में करो। तो देखो 3 और 5 8, 8 4 12, 12 5 17, ये हो गया आपका 17, माइनस है ना 0 प्लस एक्स प्लस वाई, 0 प्लस एक्स प्लस वाई। तो मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या में 11 का भाग तब जाता है जब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में जोड़कर घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का क्या आ जाए गुणज, 11 का गुणज है ना। 11 11 दूनी 22। तो x और y की जगह मैं कुछ भी रखूं, अगर मैं यहाँ पर 17 बना दूं है ना, तो 17 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। या तो 0 बचना चाहिए या तो 11 बचना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर 6 होता है ना, 6 होता तो 17 में से 6 गया, कितना बचता 11। लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं है, ऑप्शन में क्या है 11 17 5 7 है ना। तो मैं क्या रखूंगा, x और y का मान टोटल 17 रखूंगा, ताकि 17 में से 17 जाएगा तो 0। तो सवाल में मैंने बोला कि x और y के योग का कोई एक मान होगा, तो कोई एक मान कितना हो जाएगा 17। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 11 अंकों की संख्या 88 p 55 40 85 k 6 72 से विभाजित है, जहाँ k बराबर नहीं है p के। तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात करो। हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 8 88 p 55 40 85 k और 6 है ना, ये 40 है, 40 85 k 6 है ना। तो इन अगर 72 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, तो 72 को हम इस तरीके से तोड़ देंगे, 8 नाम 72, 8 नाम 72 है ना। तो किसी भी संख्या में 8 का भाग कब जाता है, अगर उसके आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। तो k की जगह पर आप 1 रखो, तो 8 6 48 बचा 3, नहीं जाएगा, 8 चौको 32। k की जगह 2 रखो, 8 6 48 बचा 4। k की जगह अगर मैंने 3 रखा तो 8 6 48, 53 में से 48 गए 5, 8 7 56, तो k का मान तो सर मेरा 3 हो गया।
के का मान कितना हो गया 3। और इन्होंने कहा कि के बराबर नहीं है पी के। जब कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है तो उसके अंकों के जोड़ में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 2, 8 और 8 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 40, 40 और 8 48, 48 और 5 53, 53 और 3 56, 56 और 6 62, 62 और मैंने गलत जोड़ा क्या, फिर से जोड़ लेते हैं। 8 और 8 16, 5 21, 5 26, 4 30 और 8 38, 5 43 और 3 46 और 6 52, 52 और 9 छिंग 54। तो इस पी का मान मैं क्या रख सकता हूँ 2। अगर मैं पी का मान 2 रख दूं तो इसका टोटल 54 आ रहा है, और 54 में 9 का भाग जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो पी का मान 2 हो गया, के का मान 3 हो गया। तो 3 दर का 9 प्लस 2 दूनी 4, तो 9 और 4 कितने हो गए मेरे भाई 13। तो 72 का मुझे नियम पता नहीं था, लेकिन मैंने उसको किस तरीके से तोड़ दिया 8 और 9 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 172 गुणित 171 गुणित 172 गुणित 173 को 17 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो देखो 171 गुणित 172 गुणित 173, इसका गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है, गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे 17 दहम 70, 17 दहम 170, शेषफल कितना बचा 1। यहाँ पर 172 है, 17 दहम 170, शेषफल कितना बचा 2, 17 दहम 170, शेषफल कितना बचा 3। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 एकम 6। याद रखना जो भी शेषफल होगा वो 17 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 17 के बराबर होगा तो एक बार भाग और चला जाएगा। तो 6 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना बना 6। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा, यदि संख्या 43 23 361 में प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा, है ना। ध्यान से सुनना, हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 47 23 361। इनने क्या बोला कि प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया, और प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया, और 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया। तो इन्होंने बोला प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ना था और प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग देना था। तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनी इसमें, सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक 1। तो इनका इन्होंने योग पूछा है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी उसी तरीके का है कि संख्या 42 51 45 63, है ना। संख्या 42 51 45 63 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। प्रत्येक विषम संख्या में से 3 घटाओगे और सम संख्या में 1 जोड़ोगे। तो 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 5 में से 3 घटाया 2, है ना। और फिर क्या बोला, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है ना। ये प्रत्येक विषम अंक में, इसको मिटाते हैं, ये मैंने इधर गलत कर दिया, ध्यान से सुनना है ना। क्या कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाता है और विषम में 3 जोड़ा जाता है। तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 5 में 3 जोड़ा 8, है ना, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में से 1 गया 3, 5 में 3 जोड़ा 8, 6 में से 1 गया 5 और 3 में 3 जोड़ा 6। ये संख्या बन गई। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक। तो सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा अंक आपको दिख रहा है सर 8, और सबसे छोटा अंक दिख रहा है 1। इनका अंतर पूछा है तो 8 में से 1 गया 7। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि संख्या 64 52 851 की प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। संख्या हमारी क्या है, संख्या है 64 52 851। इसमें क्या करना है हमें, क्या करना है, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाना है। तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 5 में 3 जोड़ा 8, 2 में से 2 गया 0, है ना, और 8 में से 2 गया 6, 5 में 3 जोड़ा 8, 1 में 3 जोड़ा 4। तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटा अंक। तो सबसे बड़ा अंक क्या है 8 और सबसे छोटा अंक क्या है 0, 8 में से 0 गया 8, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है, ये इसमें जबरदस्ती लिख दिया गया है। यदि संख्या 92 37 96 54 के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। हमारी संख्या क्या है 92 37 96 54। बहुत जल्दी आपको रिएक्ट करना है। सवाल में क्या लिखा है, प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो 9 में से 1 गया 8 और सम अंक में जोड़ा जाए, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 6 में 1 जोड़ा 7, 5 में से 1 गया 4, 4 में 1 जोड़ा 5, है ना। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। अगर मैं ऐसे सामने खड़ा हूं ना, तो ये मेरा हो गया कौन सा हाथ, दायां हाथ, और ये मेरा कौन सा हो गया, बायां हाथ। तो क्या कह रहा है कि बाएं से दूसरे, है ना, ये हो गया हमारा राइट एंड और ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड, है ना, लेफ्ट एंड, ठीक है। तो बाएं से दूसरा क्या है 3, और दाएं से तीसरा 1 2 3, इनका अंकों का योग बताना है। तो 3 और 7 कितने हो गए, 3 और 7 नहीं, तो अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग कितना होगा। इसमें ऑप्शन इसने गलत लिख दिए भाई ने, ये ऑप्शन नहीं आएंगे इसमें। अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग होगा 10, है ना। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, अंकों का योग पूछा था, यहाँ से नहीं है सवाल, सवाल यहाँ तक है। अगले सवाल की तरफ चलें।
अगला सवाल क्या है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 देखे तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 76, 27, 67, 57। इनने बोला 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने ले ली 57, तो इनने क्या बोला कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 12 है, 5 और 7 12, बिल्कुल हो रहा है सर। और जब मैं इसके अंकों को आपस में बदल देता हूँ, 57 को मैं उल्टा कर देता हूँ, तो 57 का उल्टा कितना हो जाएगा 75, तो वो जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाती है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। इन्हें बोला था कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 12 होना चाहिए, 5 और 7 12, जो कि है। और जब मैं 57 के अंकों को आपस में पलट देता हूँ तो 57 का उल्टा क्या हो जाएगा 75, है ना। तो 75 में से 57 घटाता हूँ तो वो कितनी अधिक होनी चाहिए 18, तो बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना कि 1 से लेके 10 तक में तो दहाई के स्थान पर 2 नहीं आता, लेकिन 11 से लेके 20 तक अगर मैं बात करूं तो 11 से लेके 20 तक में एक बार दहाई के स्थान पर 2 आता है, क्योंकि 20 में आप ध्यान से देखो इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 2 आ गया एक बार। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं 21 से लेके 30 तक, तो 21 से लेके 30 में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 9 बार आएगा। उसके बाद 31 से लेके आप 100 तक किसी भी संख्या में देख लो, दहाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा, दहाई के स्थान पर 2 बोला है ना। तो 9 और 1 10, टोटल कितनी बार आएगा 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, वो कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। मुझे तो पता है कि 15 है ना। 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 25, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है 1 से लेके 100 तक। इन द सेम वे 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है 15। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 2, 3, 5, है ना, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। गिनो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने 47 लिखा, तो 47 में 1 का भाग जाएगा और खुद का भाग जाएगा। तो जिन संख्याओं में खुद का और 1 का भाग जाए वो अभाज्य संख्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 15। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 और 50 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर बताओ। तो 11 से लेके 20 तक जो अभाज्य संख्याएं मुझे मिलेंगी, दोनों को शामिल करना है, 11 को भी 20 को भी। तो एक हो गई 11, 11 के बाद हो गई 13, 13 के बाद होगी 17, 17 के बाद होगी 19, है ना। फिर इन्होंने बोला 30 से लेके 50 तक, तो 30 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद आपकी 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47, है ना। इनका आपको योगफल का धनात्मक अंतर बताना है। पहले आप इनको जोड़ो, है ना, और इनको जोड़ो, फिर आप आंसर बताओ। तो जोड़ो, 7 3 10 और 11 और 7 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 3 3 6, 4 10, 4 14, 4 18 और 1 19, 199 हो गया। माइनस इनको जोड़ो, तो देखो 19 और 11 30, 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60। 19 में 199 में से 60 अगर जाएगा तो 9 में से 0 गया 9 और 19 में से 6 गया 13। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 139 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम अगले सवाल की तरफ चलें तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है ना 2 अंकों वाली, तो 1 से लेके 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, है ना, याद रखना 1 से लेके 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। और 2 अंकों की सबसे 1 से लेके 100 तक में सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11, है ना। सवाल में लिखा था कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो 1 से लेके 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97, और 1 से लेके 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 11। तो आपको क्या करना है 97 में से 11 घटाना है, तो 97 में से 11 गया कितना आ गया 86। कितना आया 86। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। अगर मैं 161 के गुणनखंड निकालूं तो 161 के गुणनखंड होते हैं 23 सत्ते 161, मतलब इसमें 23 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है ना। अगर मैं 203 के गुणनखंड निकालूं तो 203 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे 29, 203 में भी किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 नाम 63, 29 गुणित 7। इसके बाद अगर मैं 209 की बात करूं तो 209 में भी किसी संख्या का भाग जाता है, 3 2 5 6 9 2 11, है ना। 209 के भी फैक्टर होते हैं, आपका कितना हो जाएगा 31 गुणित 8, नहीं 209 29, है ना। 209 में भी किसी संख्या का भाग जाता है, लेकिन 109 जो है
वो संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि 109 के गुणनखंड केवल क्या होंगे, 109 गुणित 1। ये तीनों संयुक्त संख्या है। 209 में भी किसी न किसी संख्या का भाग जाएगा, आप भाग देकर देखना। 209 में किसका भाग जाएगा, आप 31 29 है ना, 29 का भाग देकर देखें। 29 दहम कितना होता है, 290, 30 पंचे 145, 31, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 हो गया ये तो, है ना। 21 का 9 में गुणा करेंगे, 23 गुणित 9 तो नहीं हो रहा, 23 गुणित 9 भी नहीं हो रहा, 9 तिया 27 होता है ना। तो 209 में भी किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। 109 ऐसी संख्या है जो संयुक्त संख्या नहीं है, इसके फैक्टर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 23 सत्ते 161, ये 29 गुणित 7 में टूट गया, ये भी किसी न किसी संख्या में टूटेगा। 209 अब किस में टूटेगा ये हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 199। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान से देखो। 199, 197, 193, 191, बहुत क्लोज ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको एक हिंट बता दूं कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो उसमें जब आप 6 का भाग दोगे ना, जब आप उसमें 6 का भाग दोगे तो या तो 1 बचेगा या तो 5 बचेगा। तो भाग दो, 6 3 18 बचा 1, है ना। 6 3 18 कितना बचा, 1, 6 3 18 बचा कितना, 1, है ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 199। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो 513 तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 513 के अंकों का योग कितना है, 5 और 1 6 और 3 9। जब इसके अंकों का योग 9 है तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा, है ना। इसके बाद 5 7 12 और 1 13, 715। 715 में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 5। और 323 के भी फैक्टर होते हैं, 323 के फैक्टर हम लोग करके देखते हैं। 17 एकम 17 बचे कितने, 15, 17 नम्मा 153, 17 गुणित 19 में 353 चला जाएगा। जिस संख्या के आखिरी में 5 हो, जैसे संख्या है 715, जिस संख्या के आखिरी में 5 हो उसमें 5 का भाग जाता है, तो ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकती। जिस संख्या के आखिरी 513, जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर 5 और 1 6 और 3 9, अगर उसका जोड़ 9 आ गया और ये 3 से भी विभाजित है, 3 एकम 3 3 तिरका 9, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है। लेकिन 571 ऐसी संख्या है जो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्याओं पर कितने सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए। अगले सवाल की तरफ चले। अगले सवाल में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक पैकेट में, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद है ना, प्रत्येक पैकेट में समान संख्या और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो आप ये बताओ, जब 12 पैकेट में 96 पेंसिल है ना, जब 12 पैकेट में 96 पेंसिल है तो एक पैकेट में कितनी होंगी, 96 में आप 12 का भाग दे दो तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। एक पैकेट में 8 पेंसिलें आती हैं, तो 304 पेंसिल से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, हमें ये बताना है। तो 304 पेंसिलें हैं और एक पैकेट में 8 आती हैं, भाग दे दो, तो 8 3 24 बचे 6, 8 8 64। तो ऐसे कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, 38 पैकेटों की आवश्यकता होगी। अगले सवाल की तरफ चलो। इन्होंने बोला रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q के 2/3 को घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होता है, ये इनसे पूछा गया है ना। इन्होंने बोला एक रामकृष्ण नाम का आदमी है, वो संख्या p के 3/4 से संख्या q के 2/3 को घटाता है और उसे अंतर के रूप में कितना प्राप्त होता है मेरे भाई, p/8। तो इन्होंने बोला है तो यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाए, तो सबसे पहले आप इनका लघुत्तम ले लो। तो ये सवाल क्या बन गया, ये बन गया 3p/4 माइनस 2q/3 बराबर कितना है, 5/8। तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, 4 और 3 का लघुत्तम आ गया 12। 4 का भाग 2 12 में, तो 4 या 12 3 आ गया, 3 का 9, 9p माइनस 3 का भाग 2 12 में, तो 3 चौको 12, 4 आया, 4 दूनी 8q, 9p माइनस 8q बराबर कितना है, 5/8, है ना। अब अगर मैं 12 को इधर भेज दूं तो सवाल क्या बना, 9p माइनस 8q बराबर 12 गुणित 5/8, 12 गुणित 5/8। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15/2, 15/2 आ रहा है। सवाल में यही तो लिखा था कि यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है, p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो अंतर कितना मिलता है, 15/2। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो 80 का 1/10 कितना होता है, 80 का 1/10 होता है 8, माइनस 80 का 1/20 कितना होता है, 20 चौको 80, 4। तो इन्होंने बोला कि चॉकलेट डी पसंद करने वाले और चॉकलेट ई पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, तो 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4, है ना। 80 का 1/10 निकालोगे तो 80 का 1/10 कितना आएगा, 80 गुणित 1/10, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8। और 80 का 1/20 निकालोगे तो 80 गुणित 1/20, 20 चौको 80, 8 में से 4 गया तो कितना बचा,